आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चे, आप जानते हैं कि हमने ये CGL की PYQ सीरीज आप सबके एग्जाम कैलेंडर को देखते हुए शुरू की है और इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए एक और शिफ्ट हमारे सामने है जहां पे हम लोग GK GS के कौन कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए वो हम लोग एनालाइज करेंगे, क्या स्तर रहा और फिर इसके आधार पे हमें अपने आगे की तैयारी को कैसे रखना है उस पर भी चर्चा बीच बीच में करते रहेंगे। चलिए, तो आशा है इस सीरीज से आपको बहुत लाभ मिल रहा होगा और आप अपना स्तर आंक पा रहे होंगे कि आप कहां पर मौजूद हैं और आपको बचे हुए दिनों में किस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना है, कौन से सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान देना है, ये आप इस एनालिसिस से फायदा उठा पा रहे होंगे। तो आज हमारे पास है 19 सितंबर 2024 शिफ्ट नंबर 1। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो हिस्ट्री का बड़ा सिंपल सा ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में भी कई बार डिस्कस करते हैं, कोई टफ चीज नहीं थी। तो जलियांवाला बाग कांड की यहाँ पे बात हो रही है। तो बात करें जलियांवाला बाग मैसेकर, तो 13 अप्रैल 1919 को ये घटित होता है। क्या होता है भाई? तो दो लोकल लीडर्स होते हैं पंजाब के, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। और डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ये जो दो लोकल लीडर्स हैं, इनको ब्रिटिश पुलिस द्वारा रोलेट एक्ट के अंतर्गत अरेस्ट कर लिया जाता है शक के आधार पे। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने लीडर्स को छुड़ाने के लिए लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे थे 13 अप्रैल को। इनको अरेस्ट करते हैं 10 अप्रैल को। तो पुलिस अरेस्ट करती 10 अप्रैल को और जलियांवाला बाग कांड कब हो रहा है? 13 अप्रैल को। तो इनको अरेस्ट करने के 3 दिन बाद जब लोग अमृतसर में विरोध कर रहे थे, एकदम ही निहत्था यानी पीसफुल प्रोटेस्ट था, कोई आर्म्स नहीं थे लोगों के पास, लेकिन तब जनरल रेगिनाल्ड डायर आते हैं। यही है वो मिलिट्री कमांडर जिनके कमांड में वहां पे सेना थी। ये पहुंचते हैं उस बाग में और जो एकमात्र एंट्री एग्जिट का पॉइंट था वहां पे अपनी सेना तैनात करते हैं, लोगों को कोई निकलने का मौका नहीं देते और सोचते हैं मौका अच्छा है, फायरिंग करते हैं। और तब तक फायरिंग करवाते हैं जब तक सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। कुल मिला के बच्चे, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मारे जाते हैं, लेकिन रियलिटी में 1000 से भी ऊपर लोग मारे जाते हैं। दिन दिहाड़े ये हत्या कर दी जाती है, पीसफुल प्रोटेस्ट को दमन कर दिया जाता है और बिल्कुल आम इनोसेंट लोगों की यहां जान ली जाती है। उस टाइम पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, उनका नाम था माइकल ओ ड्वायर। तो इनकी भी स्वीकृति थी, लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि सरदार उधम सिंह इस घटना के 21 साल बाद, तो घटना हुई 1919, इस घटना के 21 साल बाद सन 1940 में सरदार उधम सिंह माइकल और ड्वायर की हत्या कर देते। चलिए, तो जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना सर और नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, गुस्से में विरोध प्रदर्शन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी? बहुत सिंपल है, ये भी अगेन सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो देखो, हम बोलते हैं कि आर्टिकल 75 में ये बात लिखी हुई है क्या कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा होगी और जो बाकी मंत्री परिषद में मंत्री हैं उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट द्वारा होगी ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पीएम। तो बाकी मंत्रियों की नियुक्ति होगी पीएम के रिकमेंडेशन पे। सही बात है। अच्छा, अगर हम बात करें पीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो ये लोग किसका हिस्सा है? ये लोग हिस्सा है यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो केंद्रीय कार्यपालिका। तो इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट, इनका आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 52, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट 63, देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये 74 में है। सर अभी तो 75 बताया, वो तो अपॉइंटमेंट पीएम का प्रेसिडेंट करते हैं, वो वाली बात 75 में है ना। लेकिन देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय अ पीएम टू एड एंड एडवाइस दी प्रेसिडेंट, कि भाई देयर शैल बी अ काउंसिल, एक मंत्री परिषद होगा जिसके मुखिया होंगे प्रधानमंत्री। ये वाली बात तो 74 में है ना। पद की जो स्थापना है, जो संविधान ने क्रिएट किया पद, वो 74 में। और अटॉर्नी जनरल है आपका 76 में, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है और लीगल एडवाइजर है केंद्रीय सरकार को लीगल मैटर्स पे। चलो, निम्नलिखित में से कौन 2021 में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में से एक था? चलिए, तो 2021 में प्रोफेसर CR राव स्वर्ण पदक, एक ये नया अवार्ड शुरू किया गया। असल में प्रोफेसर CR राव कौन है पहले वो समझते हैं। तो एक ये इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन और स्टैटिस्टिशियन है और साल 2021 में इनने 100 वर्ष पूरे किए। बहुत अच्छी बात है। और तब इनके ही 100 बर्थ एनिवर्सरी, मतलब जिए हैं वो 2021 में, जीवित थे, 100 वर्ष पूरे किए।
इनफैक्ट उनकी डेथ 102 वर्ष की आयु में होती है 2023 में। तो जब 2021 में वो जीवित थे तब 100 वर्ष उन्होंने कंप्लीट किए। इसलिए एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन इकोनोमेट्रिक सोसाइटी, इसने एक अवार्ड स्थापित किया और पहली बार ये 2021 में ही दिया गया। तो 2021 में स्थापित हुआ सम्मान, क्योंकि CR राव साहब ने 100 वर्ष कंप्लीट किए और इसीलिए इस अवार्ड को क्या बोलते हैं, सेंटेनरी गोल्ड मेडल अवार्ड। सेंटेनरी मतलब 100 साल पूरे करने की खुशी में। और फिर पहली बार दिया किसको गया, तो 2 इकोनॉमिस्ट को दिया गया। कौन कौन है वो 2 इकोनॉमिस्ट, तो एक का नाम है जगदीश भगवती, एक का नाम है सी रंगराजन। तो जो सी रंगराजन साहब है शायद आपने उनका नाम सुना होगा, क्योंकि ये फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रह चुके हैं। कई बार आप नोट्स पे इनका नाम देखते हो, जो पुराने वाले नोट्स थे ना, अगर वो मिल जाए तो सी रंगराजन। हम लोग छोटे थे तो सी रंगराजन साहब के बहुत सारे नोट आते थे। खैर, तो यहां पे अब देखो जो जगदीश भगवती जी हैं उनका नाम आपको दिख रहा है, सी रंगराजन का नाम नहीं दिख रहा, तो 2 लोगों में से एक का नाम है, वही सही जवाब है। ठीक है, चलो, तो ये आपके करंट अफेयर्स का बेसिकली क्वेश्चन था। लेकिन अब इसमें समस्या ये है कि 2024 में आप 2021 की घटना का करंट अफेयर पूछ रहे हो, तो जो बहुत ही ज्यादा आलोचना वाली बात है। ठीक है, तो ये गलत बात है कि भाई इतना पुराना करंट अफेयर कौन बच्चे को मालूम रहता है, कौन बच्चा पढ़ता है। हाँ, ऐसे एस्पिरेंट्स जो रिपीटर हैं, जो कि कुछ वर्षों से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो भी बच्चे 2024 में आते आते वो करंट अफेयर कहाँ का पढ़ेंगे, 1 डेढ़ 2 साल पुराना, वो भी छोड़ देंगे। किसको अगर याद रह जाए तो एक अलग बात है, वरना थोड़ा सा मुश्किल। निम्नलिखित में से किस वर्ष विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम पारित किया गया था? ठीक है भाई, ये तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो राइट टू डिसेबिलिटी एक्ट वैसे 1995 का अधिनियम है, लेकिन इसमें सिर्फ 7 डिसेबिलिटीज को ही रिकॉग्नाइज किया गया है। तो विकलांग जो लोग हैं तो उनको जो 7 प्रकार की विकलांगता है सिर्फ उसी को रिकॉग्नाइज किया है। अगर उस 7 के अलावा किसी को कोई डिसेबिलिटी है तो उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। लेकिन फिर इसको अमेंड किया जाता है साल 2016 में। तो जो हमारे प्रश्न का सही जवाब है, अमेंडमेंट होता है 2016 में, और फिर 21 डिसेबिलिटीज को 2016 की एक्ट रिकॉग्नाइज करती है। ठीक है, कितनी डिसेबिलिटीज को रिकॉग्नाइज करती है? 21। तो देखो, राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसको 2016 में एनेक्ट कर दिया गया, तो इसमें 21 डिसेबिलिटीज को कवर किया गया है। साथ साथ यहाँ पे रिजर्वेशन कोटा भी बढ़ाया गया है और सारे पब्लिक बिल्डिंग्स को डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाया गया है, जैसे रैंप, स्लोप, ऑडिटरी सिग्नल्स लगाए जाएं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात हुई है विकलांग लोगों के लिए कि अब 21 डिसेबिलिटीज रिकॉग्नाइज की गई है। तो 2016, और ओरिजिनल पूछता तो 1995। नवरात्रि उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? बहुत आसान, और ये बिल्कुल जनरल ऑब्जर्वेशन से बनने वाला क्वेश्चन, दुर्गा माता जी। तो माता दुर्गा के जो 9 अवतार हैं, तो जो उनके 9 रूप हैं, तो 9 रूपों को ही समर्पित ये नवरात्रि है। और साल में 4 बार नवरात्रि आता है। अब आप सोच रहे हो कि सर 2 बार आता है, असल में 2 वो जो होते हैं वो सबको मालूम होते हैं, लेकिन 2 गुप्त नवरात्रि होते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा आध्यात्म से जुड़े होते हैं वो ये गुप्त नवरात्रि में भी फॉलो करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या जो तांत्रिक विद्या से जुड़े होते हैं वो भी गुप्त नवरात्रों में पूजा पाठ करते हैं। बाकी के 2 नवरात्र हो तो है ही फेमस, उनमें भी जो कि शरद नवरात्र होते हैं वो सबसे ज्यादा लाइमलाइट में आते हैं। ठीक है, तो दुर्गा माता जी को डेडिकेटेड है। आइए, वित्तीय वर्ष 2019 तक निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक सड़क घनत्व है? सड़क घनत्व समझते हो? तो रोड डेंसिटी की बात करें बच्चे, तो सिंपल सी बात है, कितनी रोड लेंथ है पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया। तो क्या करना होता है कि जैसे एक राज्य है, टोटल रोड लेंथ आपने निकाल ली कि भाई इतने इतने 1000 किलोमीटर की रोड लेंथ है, फिर टोटल एरिया आपको उस राज्य का पता है, डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा कि कितना डेंसिटी है। और सबसे हाईएस्ट है केरल में, और अगर मान लो सबसे कम पूछता तो जम्मू और कश्मीर में सबसे लोएस्ट डेंसिटी है। ठीक है, अच्छा, दूसरी तरफ बात करें, अगर मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से बताऊं आपको, तो इंडिया में किस हिसाब से रोड है, तो इंडिया में आप देखते हो बच्चे कि 2% टोटल रोड्स का 2% है नेशनल हाईवे। अगर हम लोग इसको लाख में देखें तो 1,46,145 किलोमीटर आपका यह है नेशनल हाईवे। अगर मैं स्टेट हाईवे की बात करूं तो 1,79,000, तो नेशनल हाईवे से ज्यादा, परसेंट में 3%। ठीक है, और सबसे ज्यादा 95% क्या है, क्योंकि ये 2 और 3% हो गया तो बचा 95, वो है बच्चे आपके अदर रोड्स, और ये है 63,45,000 किलोमीटर। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आओ, तो इंडिया के पास ओवरऑल 66 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है, जो सेकंड लार्जेस्ट है वन में। लार्जेस्ट रोड नेटवर्क किसके पास है? अमेरिका के पास। चलो, निम्नलिखित में से किस शासनकाल के दौरान चौथा
बौद्ध परिषद में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया। हम लोग क्लास में करते हैं हिस्ट्री, मतलब बहुत इजी आई है। इस शिफ्ट में हिस्ट्री अभी तक इजी दिखाई दे रही है, कोई भी ऐसा परेशान करने वाला क्वेश्चन नहीं है। तो अब देखो 4 बौद्ध परिषद में याद कैसे करवाता हूं। अकाक इन राजीव पार्क हमारी ट्रिक है। तो आपको इमेजिन करना है कि एक अकाक नाम के बौद्ध भिक्षु हैं जो राजीव पार्क में बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। ए से क्या हो जाता है बच्चे, अजात शत्रु, ठीक है, और आर से क्या हो जाता है, राजगृही, बिहार में। फिर देखो के से क्या हो जाता है, काल अशोक। तो सेकंड बौद्ध परिषद इन्होंने स्पॉन्सर किया, पहला वाला अजात शत्रु ने किया, दूसरा काल अशोक ने किया। और वी से क्या हो गया, वैशाली, बिहार। फिर हम लोग आ जाए तीसरा बौद्ध परिषद अशोक ने स्पॉन्सर किया, और ये जो तीसरा बौद्ध परिषद है बच्चे कहां पर हुआ, तो पाटलिपुत्र में, बिहार में आयोजित हुआ। फिर बात करें चौथा बौद्ध परिषद बच्चे, तो यहां पे आप देखो अजात शत्रु, काल अशोक, अशोक और कनिष्क। तो कनिष्क ने चौथा बौद्ध परिषद स्पॉन्सर किया, और कहां पर किया, कुंडलवन कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया, कुंडलवन कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया। तो ये हमारी ट्रिक है। और ये जो चौथा बौद्ध परिषद है जो कनिष्क ने स्पॉन्सर किया, तो कनिष्क क्या है, कुषाण, तो कुषाण वंश का ही राजा है। और इसी के दौरान बौद्ध दो संप्रदायों में विभाजित होते हैं, हीनयान और महायान। जो हीनयान है वो गौतम बुद्ध को ईश्वर नहीं मानते, वो मानते हैं कि गौतम बुद्ध एक नॉर्मल मनुष्य थे जिन्होंने निर्वाण का रास्ता ढूंढा। अच्छा, जो महायान है वो बोलते कि नहीं, गौतम बुद्ध भगवान थे, ठीक है। तो ये इनमें एक मेजर डिफरेंस है। स्वतंत्रता के समय भारत के औद्योगिक विकास में मुख्य बाधाएं क्या थी, व्हाट वर द मेन ऑब्स्टेकल्स ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है भाई, मुख्य बाधाएं क्या थी, पढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन ना आप जनरल पढ़ के भी, मतलब जनरल पढ़ने का मतलब है कि जब आप रीड करते हो तो पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की कोई अलग से तैयारी नहीं होती। ये तो जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो, या जनरली आप पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, या मॉडर्न हिस्ट्री के बाद जो कंटेम्प्रेरी इंडिया वाला फेज है वो पढ़ रहे हो, या जनरल अवेयरनेस है, तो वहां से आप ये चीजें बना लेते हो। तो मेन ऑब्स्टिकल क्या है, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट फॉर इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रीज का ये समस्या थी, नहीं भाई हमारे पास ठीक है स्किल्ड लेबर की तब कमी होगी, लेकिन लेबर तो बहुत है। अब यहाँ पे कोई स्किल्ड वर्ड तो उसने यूज नहीं किया, तो इंडस्ट्रीज के लिए लेबर तो था। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं था बच्चे हमारे पास, तो यही होना चाहिए। मार्केट भाई इंडिया जैसे देश में मार्केट की कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप जानते हो खुद ही पॉपुलेशन ज्यादा है। उस टाइम पे इतनी ज्यादा नहीं थी, तब भी हमारे पास अच्छा खासा पॉपुलेशन तब भी था, अच्छे मार्केट के लिए तो मार्केट था। और जमीन की भी कोई कमी नहीं है भाई, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री तब भी था, तो आपके पास कोई जमीन की भी कमी नहीं थी। तो यहाँ पे बाय एलिमिनेशन भी बना लेते। और वैसे भी कैपिटल नहीं है, क्यों नहीं है इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वो कल्चर ही क्रिएट नहीं किया। भाई आप ये सोचो कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में किया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमारे उद्योग डेवलप नहीं होने दिए, उनने खुद के डेवलप किए। ब्रिटेन में था कई सारे उद्योग आए, हमारे यहाँ डेवलप किए नहीं। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर को उनने बहुत प्रेशराइज किया। और ऐसी स्थिति में जब आपके पास इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं डेवलप हो पाए वैसे, तो फिर जाहिर सी बात है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां से करते, वो कहां पे वो निवेश करेंगे पैसे, वो है ही नहीं। तो जो है ही नहीं वो कहां निवेश करेंगे। दूसरा, आपके यहाँ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डेवलप नहीं किए गए। जैसे जब भारत में रेलवे का विकास करना था तो ब्रिटिश सरकार ने लोन कहां से लिया, ब्रिटेन से। अब अगर वही वो लोन लेते भारत के बैंक से तो इंडियन बैंक्स डेवलप होते ना, तो वो किया ही नहीं। तो जाहिर सी बात है इंडिपेंडेंस जब मिल गई तब अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसी को करना भी है तो वो लोन किससे ले, बैंक्स ही नहीं है। तो कुल मिला के ये एक बहुत मेजर समस्या हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज नहीं था। चलो, खुदाई खिदमतगार एक स्वैच्छिक संगठन भारत के निम्नलिखित में से किस नेता द्वारा स्थापित किया गया। अगेन हिस्ट्री का एक बहुत ही साधारण सा प्रश्न। तो खुदाई खिदमतगार जो संगठन है वो खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें बादशाह खान भी कहते हैं, इन्हें सीमांत गांधी भी कहते हैं, क्योंकि इनके विचार गांधी जी से मिलते जुलते हैं, है ना। तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। और फ्रंटियर क्यों, क्योंकि उनका जो क्षेत्र था वो उस समय के इंडिया का बॉर्डर वाला रीजन था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, है ना, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा है, तो वो वाले क्षेत्र में ये ऑपरेट करते थे। और सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान इनने आंदोलन चलाया था खुदाई खिदमतगार की खिदमत करनी है तो खुदा की करो, ब्रिटिशों की सेवा मत करो। और इसलिए कानून तोड़े थे ब्रिटिशों के बहुत सारे। अच्छा, ये लोग लाल कुर्ते पहनते थे, इसलिए इनके मूवमेंट को रेड शर्ट मूवमेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेड शर्ट मूवमेंट। ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि विभाजन हो भारत का, लेकिन क्योंकि इनका क्षेत्र ऐसा था कि विभाजन हुआ तो ये खैबर पख्तूनख्वा वही वाले क्षेत्र में रहे। लेकिन आगे चल के इंडियन गवर्नमेंट ने इनको 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया था।
इनफैक्ट ये पहले नॉन इंडियन है जिनको भारत रत्न पुरस्कार मिला। सर नॉन इंडियन कैसे? क्योंकि 1947 के बाद इनके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप आ गई थी, तो 1987 में पहले नॉन इंडियन जिनको भारत रत्न मिला। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सुनो, मौलिक कर्तव्य की ना लिस्ट अच्छे से देख के जाना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि याद करो, लेकिन इतना रखो कि कभी कोई नया मौलिक अधिकार, मतलब जो नहीं है, नया नहीं कहना चाहिए, कि जो है ही नहीं मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य, तो वो आपको जैसे ही दिखे वो क्लिक कर दो। ये फंडामेंटल राइट में भी होता है, ये फंडामेंटल ड्यूटी में भी होता है। ये क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटी वाला है, ठीक है। तो जो भी है आपको क्या दिमाग में रखना है कि एक बार अगर लिस्ट पड़ी होगी मौलिक अधिकार की या मौलिक कर्तव्य की अच्छे से, तो फिर जब नया आ जाएगा तो बनेगा। जैसे एक दूसरे शिफ्ट में एसएससी सीजीएल में यही आया था कि कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं, और वहां पे जो जवाब था कि कौन सी नहीं है, तो वो था कि वोट डालना और इनकम टैक्स पे करना। शायद आपने शिफ्ट्स के एनालिसिस में अगर पुराने वाले देखे हो तो वहां पे भी आपने देखा होगा। तो वो नहीं है, वोट डालना भी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, और दूसरी बात टैक्स भरना भी कोई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। अब यहां पे देखो तो दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पर रोक लगाना यही नहीं है भाई, ये कोई फंडामेंटल ड्यूटी थोड़ी ना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये है। टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ये भी है, और टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ये भी है। तो लेकिन फर्स्ट वाला नहीं है, तो यहां पे मैंने आपके सामने लिस्ट रख दी है, आप देख सकते हो। 3 नंबर क्या बोलता है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। 6 बोलता है टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज। मतलब ये तो मैं 1 से 11 तक 1 2 3 बता रहा हूं, कायदे से ये ऐसी है कि 51 ए, फिर ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, है ना, ऐसा करते करते लास्ट वाली है के, तो ये ऐसा है। और फिर 9 नंबर यहाँ पे क्या है? टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। तो वो आपके हैं ऑप्शंस में, और वो फंडामेंटल ड्यूटी भी है, लेकिन वो नहीं है जो इनने अपने मन से डाल दिया कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड वाला जो था वो नहीं है। चलो साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम का एक घटक है? एसएचजी समझते हो? सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब यहां पे बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम इन इंडिया? यहां पे जो क्वेश्चन है उसी में जवाब छुपा है। इनने क्या बोला? सेल्फ हेल्प ग्रुप और बैंक लिंकेज में इसमें कौन सा प्रोग्राम है? ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करेंगे लोन डायरेक्टली टू एसएचजी। तो फिर आप बैंक से क्यों डील करो? फिर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से डील करो। भाई यहां बोला एसएचजी और बैंक्स के बीच में इनमें से एक प्रोग्राम है, तो उसमें दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी चीज संबंधित है? स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी सब्सिडी एसएचजी को, तो अगर स्टेट गवर्नमेंट करेगी तो यहां पे एसएचजी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में टाई अप होना था। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करेंगे, तो यहां पे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होना था। अब यहां पे बोला है एसएचजी, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है, तो इसमें क्या होगा? बैंक्स प्रोवाइडिंग लोन्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ एसएचजी, यही सही जवाब है। मतलब ये वैसे भी बन जाता आपसे अगर आप नॉर्मली कॉमन सेंस आईक्यू लगाते, लेकिन मैं आपको बता देता हूं डिटेल में बच्चे ये क्या है। अब देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं कि वैसे अगर कोई बंदा जिसको छोटा लोन चाहिए, अब वो बैंक में जाएगा तो बैंक उससे क्या लेगा? कोलैटरल, गिरवी रखवाएगा। लेकिन एसएचजी का फायदा क्या है कि ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, लेकिन ये कोई संगठित ऑर्गेनाइजेशन नहीं। मतलब हम बोलें कि ये लोगों का ग्रुप है, जो गांव में लोग मिले, उनने बोला कि ठीक है ग्रुप बनाते हैं, और जब भी तुम्हें मदद लगेगी तो हम सब अपना छोटा छोटा अमाउंट मिला के तुम्हारी मदद करेंगे, कभी मुझे लगेगी मदद तो तुम लोग मिला के पैसा मुझे मदद करना। तो ये एसएचजी का रोल है, तो ये इसमें किया जाता है, लोग एक दूसरे की यहां मदद करते हैं, बिना कोलेट्रल के यहां पे पैसा मिल जाता है। लेकिन आगे चल के सरकार ने क्या किया? इनको बैंक से लिंक कर दिया। इससे फायदा क्या होता है कि सेविंग्स अकाउंट लोगों के पास आ गए, एसएचजी के मेंबर्स के पास। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि सेविंग्स अकाउंट आ गया, तो अब जब कोई बंदा है जिसके पास मान लो 5-10 हजार की राशि जमा हुई, अब वो सोचेगा कहां रखो? रखो बैंक में, तो बैंक अकाउंट आ गए। सही है, इससे फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ। चल, तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन ये 1970 में बना, और ये सेवा नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो ये एक एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है। फिर इसके अलावा देखिए 1993 से एसएचजी सेविंग्स अकाउंट खोल पा रहे हैं। क्यों खोल पा रहे हैं? क्योंकि एक साल पहले 1992 में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम था। नाबार्ड, नाबार्ड समझते हो? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो उसने सबसे पहले ये खोल दिया। ठीक है, चलो, तो कुल मिला के ये है आपके सामने एसएचजी स्कीम, और वो बैंक से लिंकअप हो गई है। तो लोग अभी भी एक दूसरे को लोन दे रहे हैं, ठीक है, बिना कोलेट्रल, बिना कुछ गिरवी रखे, लेकिन बैंक से लिंकअप होने से ये होता है कि सेविंग्स अकाउंट आपके पास आ गया है। वर्धा निम्नलिखित में से किस नदी की ट्रिब्यूटरी है? ये अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है। जब हम वर्धा की बात करते हैं
तो आप देखो ये वर्धा निकलती है, मध्य प्रदेश में है मुल्तई, बैतूल जिले में, मध्य प्रदेश में मुल्तई बैतूल जिला, वहां से वर्धा निकलती है और फिर ये वेनगंगा इससे मर्ज हो जाएगी। तो वर्धा और वेनगंगा मर्ज हो जाएंगे तो एक नई नदी का नाम बनता है प्राणहित, और फिर ये प्राणहित गोदावरी में जाती है। तो वर्धा किसकी ट्रिब्यूटरी हो गई बच्चे? वर्धा हो गई ट्रिब्यूटरी गोदावरी की। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। चलो आओ आओ, तो यानी ओवरऑल अभी तक मैं शिफ्ट को अगर एनालाइज करूं तो इजी क्वेश्चन ज्यादा है, मॉडरेट एक दो आए हैं। विजेंदर सिंह ने कितनी बार ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया? ये आप मॉडरेट स्तर का क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि विजेंदर सिंह का जो स्पोर्ट्स है वो तो ठीक है, बच्चों को मालूम होता है बॉक्सिंग, और उनने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता, और वो पहले इंडियन बॉक्सर बने ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले। ये सब बच्चों को मालूम होता है, मैं सहमत हूं कि भाई बॉक्सिंग से जुड़े हैं, 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीत के पहले इंडियन बॉक्सर बने। इनसे पहले कभी किसी इंडियन बॉक्सर ने ओलंपिक्स में मेडल नहीं जीता था, इनने पहली बार जीता बॉक्सर्स में। लेकिन कितनी बार भाग लिया? तो भाई ये तो टफ चीज हो गई। तो 2004 में, 2008 में और 2012 में। तो कितनी बार? 3 बार। आओ आगे बढ़ते हैं, आइए। तो ये है विजेंदर सिंह साहब, ठीक है। तैमूरी परंपरा के अनुसार हुमायूं को अपने भाइयों के साथ सत्ता साझा करनी थी। हुमायूं के पास दिल्ली, आगरा और मध्य भारत का नियंत्रण था, जबकि उसके भाई कामरान के पास निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र था? तो ये सब बाबर के बेटे हैं। हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, बाबर जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की 1526 से 30, और फिर बाबर के बाद उसका जो सबसे बड़ा बेटा है जिसका नाम है हुमायूं, वो बनता है रूलर 1530 से 40, और फिर 15 साल का गैप आता है 1555 से 56। लेकिन बाबर के बेटे भी थे अन्य, यानी हुमायूं के अन्य भाई भी थे, कामरान, अस्कारी, हिंदाल। तो उनको अलग अलग क्षेत्र पर शासन करने का मौका मिला। हुमायूं के पास क्या आया? तो हुमायूं के पास आया दिल्ली, आगरा जो सबसे मेन था, और अफगानिस्तान, पंजाब मिला कामरान मिर्जा को, जो इसके भाई का नाम है। लेकिन हम आगे चल के देखते हैं कि हुमायूं क्यों ये 15 वर्षों का गैप आया, क्योंकि 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ, जहां पर आप जानते हैं कि ये जो बैटल ऑफ चौसा था, तो इसमें एक तरफ मौजूद था कौन? हुमायूं, और उसकी लड़ाई किससे हुई? तो शेर खान से हुई, और शेर खान इसमें जीत गए, हुमायूं हार गए। शेर खान ने इस युद्ध में जीतने के बाद शेर शाह की उपाधि ली, तो अब हम इनको शेर शाह सूरी बोलते हैं। 1540 में एक और लड़ाई हुई, कन्नौज की लड़ाई, जिसको बिलग्राम की लड़ाई बोलते हैं। यहाँ पे हुमायूं की लड़ाई किससे हो रही है? शेर शाह सूरी। आप शेर शाह सूरी बोल सकते हो क्योंकि टाइटल चौसा के बाद शेर शाह का ले लिया, और इसमें अगेन हुमायूं की हार हुई और शेर शाह की जीत हुई। अब हुमायूं यहाँ से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके पीछे शेर शाह की भी सेना है, प्लस कामरान मिर्जा की भी सेना है। कामरान जो उनके भाई हैं वो उनसे ही नफरत करते हैं, हुमायूं से, और इसलिए हुमायूं को बाहर भागना पड़ा इंडिया के। वो अपने दोस्त शाह तहमस्प से मिलने गए ईरान, वहां पे बहुत अच्छा उनका स्वागत हुआ। और फिर जब हुमायूं ने देखा 15 साल बाद अब सूरवंश कमजोर है, तब सिकंदर शाह सूरी थे, सिकंदर शाह सूरी ये दूसरे व्यक्ति हैं, ये शेर शाह है, वो सिकंदर शाह है। सिकंदर शाह सूरी कमजोर थे, तो बैटल ऑफ सरहिंद में सिकंदर शाह सूरी को हराया और वापस मुगल साम्राज्य स्थापित किया। हुमायूं पर एक लिखित पुस्तक है हुमायूं नामा, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अगली चीज देखते हैं। निम्नलिखित शास्त्रीय नर्तकों में से कौन ओडिसी से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो मायाधर राउत, किरण सहगल, कुमकुम मोहंती, गीतांजलि लाल। गीतांजलि लाल ये कथक से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक। कहां के लोग थकते नहीं है? यूपी। तो कथक कहां से निकला? यूपी, ऐसे याद रख सकते हो। ओडिसी तो खैर ओडिशा से निकला है, और ये जो बाकी 3 नाम हैं बिल्कुल ये ओडिसी के हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको कुछ और नाम बताऊं ओडिसी में, तो एक है केलुचरण मोहापात्र, एक है मोहन मोहापात्र, एक है सुजाता मोहापात्र। तो एक आपको कीवर्ड मिल गया मोहापात्र, तो ये मोहापात्र ओडिसी में एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। मैं आपको थोड़ा और प्रयास करता हूं आप याद कर पाओ। देखो, अगर आपको जीवन में उड़ना है, नृत्य कौन सा है? उड़ीसी, तो उड़ीसी में उड़। अगर आपको जीवन में उड़ना है ना, अच्छा करना है ना कुछ, तो फिर आपको मोह त्यागना पड़ेगा, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस का मोह त्यागना पड़ेगा, और आपको अपने चरण एक दिशा में बढ़ाने पड़ेंगे। तो मोह से मोहापात्रा वाले हो जाएंगे, चरण से केलुचरण और कालीचरण हो जाएंगे। वैसे केलुचरण मोहापात्रा तो यहाँ पे ऑलरेडी हो गए, और बच्चे तो मोह त्यागना पड़ेगा, चरण एक दिशा में बढ़ाने पड़ेंगे, और दुनिया की बातों से बहरा होना पड़ेगा। कि दुनिया की बातों में मत उलझना, बहरा हो जाना दुनिया की बात से, तो हरे कृष्ण बहरा हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो सोनल मानसिंह है भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भरतनाट्यम भी करती हैं और
इसके अलावा ओडिसी भी। तो ये राज्यसभा की मेंबर भी रह चुकी है, नॉमिनेटेड मेंबर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। केलुचरण महापात्र वो व्यक्ति हैं जो कि ओडिशा के पहले व्यक्ति जिनको पद्म विभूषण मिला। मतलब इनसे पहले ओडिशा में, पूरे ओडिशा में किसी को पद्म विभूषण नहीं मिला था, सबसे पहले इनको मिला, ओडिसी को पॉपुलर करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन, तो साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। एक और साइंस का क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित तरुण भट्टाचार्य किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? तो एज एक्सपेक्टेड हमको मालूम है कि क्लासिकल डांस, क्लासिकल म्यूजिक, फोक डांस, फोक म्यूजिक से क्वेश्चन आते ही हैं। तो यहाँ पे संतूर बजाते हैं कौन? तरुण भट्टाचार्य जी। तो ये है तरुण भट्टाचार्य जी, ये संतूर बजाते हैं। ठीक है, और इनके अलावा शिव कुमार शर्मा जो है वो भी संतूर बजाते हैं। यहाँ पे हर बार की तरह एक मैं आपको लिस्ट सौंप रहा हूं, ये बेसिक मिनिमम लिस्ट है कि इतना तो याद करना ही है बच्चे, ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे नाम। मतलब जैसे क्रिकेट में तुम विराट कोहली याद रखते हो, वैसे ही तुम्हें शहनाई में बिस्मिल्लाह खान साहब को याद रखना ही है। अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान, इन पे मल्टीपल बार एसएससी में सीरियल में ही क्वेश्चन आ चुके हैं। दूसरे एसएससी में लोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं सीरियल के अलावा भी। तो सरोद बजाते हैं। फिर रविशंकर साहब, भाई भारत रत्न मिला है, सितार। शिव कुमार शर्मा संतूर। चलो नेक्स्ट, हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी फ्लूट। जाकिर हुसैन साहब तबला, इनका दिसंबर 2024 में निधन भी हो गया। सुल्तान खान साहब और सबरी खान साहब, ये है सारंगी। ठीक है, चलो आओ 1933 में क्या लिखा, अच्छा ये साइंस के जो क्वेश्चन है, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी डील करेंगे। उपराष्ट्रपति को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? बहुत ही लड्डू क्वेश्चन, राष्ट्रपति। बात करें वाइस प्रेसिडेंट की, तो आर्टिकल 63 है जो वाइस प्रेसिडेंट की स्थापना करता है, मतलब वाइस प्रेसिडेंट के पद को स्थापित करता है। देयर शैल बी अ वाइस प्रेसिडेंट। और आर्टिकल 64 में क्या लिखा है कि वाइस प्रेसिडेंट शैल बी दी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो जो हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वही राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के चेयरमैन भी होते हैं, पदेन अध्यक्ष। फिर इसके अलावा देखो, इलेक्टोरल कॉलेज कौन इलेक्ट करता है भाई वाइस प्रेसिडेंट को? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के जो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, इलेक्टेड यानी निर्वाचित और नॉमिनेटेड मतलब नामांकित, दोनों ही वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वेपल्ली राधाकृष्णन। और वर्तमान में कौन है बच्चे? तो वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है बच्चे जगदीप धनखड़ साहब। चलो आगे बढ़े। भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता? सिंपल है, क्योंकि ये सब बेसिक फैक्ट हैं, सब बच्चे पढ़ के जाते हैं कि पहला इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल 1952 में हमको प्राप्त हुआ था बच्चे, रेसलिंग में केडी जाधव साहब ने जितवाया था। तो यहां पे मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, यहां से कभी भी क्वेश्चन आएगा। एक तो ये हो गया, एक तो ये बात हो गई कि पहला गोल्ड मेडल हमें कब मिला? तो 1928 में एम्स्टरडैम ओलंपिक्स हुआ था, वहां पे हॉकी टीम इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता। तो ये पहला गोल्ड मेडल है, मगर ये टीम इवेंट में आया है। और अगर कभी कोई पूछे पहला इंडिविजुअल गोल्ड, क्योंकि हॉकी में जो आया है वो तो टीम गोल्ड है, पहला इंडिविजुअल गोल्ड 2008 अभिनव बिंद्रा साहब। ठीक है, तो इंडिविजुअल गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा साहब। चलो, और यहां पे हम बात करें, ये तो गोल्ड की बात हो गई। अगर मैं पहला इंडिविजुअल मेडल बोलूं ओलंपिक्स में जो इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद मिला, तो केडी जाधव ब्रॉन्ज मेडल जीते थे 1952 हेलसिंकी ओलंपिक्स में। ठीक है, और इनका स्पोर्ट्स कौन सा है बच्चे? तो रेसलिंग इनका स्पोर्ट्स है, ये लिखा भी हुआ है। चलो आओ, तो ये हमारे प्रश्न का जवाब है। साइंस के क्वेश्चन, साइंस के एक्सपर्ट फैकल्टी देखेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 21-22 के लिए महाराष्ट्र में बेरोजगारी की दर क्या थी? अब भाई ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं क्या ही कहूं, मतलब मैं आपको सच बता रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पूछ के एसएससी क्या ही साबित करता है और क्या जानना चाहता है, पता है क्यों? मतलब इस क्वेश्चन का ना तो कोई हाथ पांव, मतलब कैसे कोई बच्चा ये वाली चीज पढ़ के जाएगा कि 2021-22 की एक रिपोर्ट, उसमें एक राज्य की बेरोजगारी दर, उसमें भी आप ये नहीं पूछ रहे हो कि चलो ज्यादा किस राज्य की है, कम किस राज्य की है, एक राज्य पूछ ले रहे हो और उसका परसेंटेज पूछ रहे हो। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा भी होगा तो वो इतना कैसे रिटेन कर पाता? इतने सारे राज्य हैं, कैसे रिटेन कर पाता? क्या लॉजिक है? मैं आपको बताता हूं इसका जवाब। आप ये देखो, ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये पूरा लिस्ट है 2021-22, ये इतने सारे राज्य और भी हैं, ये तो स्लाइड छोटी पड़ गई, और भी। अब इसमें है एक महाराष्ट्र। अब इसमें आपको देखना है ये वाली कैटेगरी में, आप इधर आओ, 3.5 आपको दिखेगा, ये दिख रहा है 3.5, ये है इस प्रश्न का सही जवाब। अब आप सोचो, तो क्यों कोई बच्चा
एक रैंडम रिपोर्ट, भाई ऐसे तो बहुत सारी रिपोर्ट है और ऐसे तो बहुत सारे राज्य पे बहुत सारे ऐसे नंबर वाले फैक्ट हैं, क्यों कोई बच्चा याद रखेगा? मतलब ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और फिर 2021-22 ही क्यों? वो 2024 का पेपर दे रहा है ना, तो वो 2022-23 की सोचेगा, 23-24 की सोचेगा, क्यों वो 21-22 सोचेगा? अगर उसने पढ़ा भी होगा तो इतना रिटेन कौन करता है? मतलब यहां तो एकदम ही ऐसा क्वेश्चन है, फुल तुक्का मारो, जिसको मारना हो और जिसको छोड़ना है तो छोड़ो, मतलब आता तो किसी को भी नहीं है, साफ बात है। इसमें आप क्या चेक कर ले रहे हो? तो कुल मिला के बच्चे ये क्वेश्चन से बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, लेकिन कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो सब छोड़ते हैं। तुक्का किसी का सही हो जाए तो बात अलग है, वरना सभी छोड़ते हैं, है ना। रेयरली कोई है जिसने पढ़ा था और उसको याद भी है, वाह, तो उसको फिर हमारा सल्यूट है। एनीवेज, तो आशा है कि आज के इस एनालिसिस से आपको बहुत लाभ हुआ होगा। ऐसे एक दो क्वेश्चन जो बहुत ही अतरंगी है उनके लिए ऐसा नहीं कि अब तुम सारी रिपोर्ट पढ़ने लग जाओ, ये जब भी आएंगे तो बच्चे ऐसे क्वेश्चन की एक रिपोर्ट सब छोड़ेंगे, इनके लिए परेशान। ये एनसीईआरटी का एग्जाम नहीं कि जहां पे ना सीबीएसई के बचपन में स्कूल में होते थे स्कूल एग्जाम कि 100 क्वेश्चन आ रहे हैं तो बच्चा सोच रहा है मैं सब कर लूं, ठीक है, ये वो नहीं है। ये क्या है बच्चे? ये है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आपको ये प्रयास करना है कि दूसरों से बेहतर करना है, लेकिन आप सब कर लो ये संभव नहीं है। कोई नहीं, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, डिमोटिवेट नहीं होना है। आप अपनी तैयारी पे विश्वास रखें, अपना सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करें, ठीक है, और नोट्स बनाएं, रिवाइज करें और पीवाईक्यू लगाएं, जिससे आपको बहुत कुछ हेल्प मिले कि कहां से ज्यादा चीजें आती हैं, और एक दो ऐसी चीजों को छोड़ देना है, ठीक। इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, कोई बुक नहीं है। एनीवेज, पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें, माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू।